हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस से चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम क्लास 10 के साइंस का, विच इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर हम 3 पार्ट्स में कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही इस चैप्टर के आ चुके हैं और ये है इस चैप्टर का पार्ट 3 और लास्ट पार्ट। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप पहले जाकर उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो देख लेते हैं अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था और क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड और बेस के बारे में पढ़ा था। ये हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है, ये सब हमने फर्स्ट ही वीडियो में कवर कर लिया था। साथ ही हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था एसिड और बेस का, अलग अलग स्ट्रेंथ के बेस पर, कंसनट्रेशन के बेस पर हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा था। फिर सेकेंड वीडियो में हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है वो हमने सेकंड वीडियो में कवर किया था। ठीक है, सारी इक्वेशंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई थी, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में हम पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये नाम आपके लिए नया है, तो पीएच स्केल क्या होता है, कैसे एसिड बेस से रिलेटेड है, ये समझेंगे हम। साथ ही हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के सॉल्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा था जो रिएक्शंस होती है एसिड और बेस के बीच में, तो वहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होते हैं। तो अलग अलग सॉल्ट के बारे में कुछ हम पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं, उनको अच्छे से हम स्टडी करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल से। ठीक है, कि पीएच स्केल क्या होता है, सबसे पहले ये हम समझते हैं। तो ये नाम कहाँ से आया, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। एच तो हाइड्रोजन के लिए हम यूज़ करते हैं, एच से हाइड्रोजन होता है, लेकिन पी का क्या मतलब होता है, तो पी एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जो होता है पोटेंच। ठीक है, यहाँ से पी हमारा आया है, पोटेंच वर्ड है जर्मन का, यहाँ से हमारा पी वर्ड आया है जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, तो पी एच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। एच से हाइड्रोजन और पी का मतलब पावर, तो हाइड्रोजन की पावर को ही पीएच बोला जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन की कहीं पर, उसी के बेस पर हम पीएच को डिफाइन करते हैं। ठीक है, पीएच को जनरली 0 से 14 तक के स्केल पे डिफाइन किया जाता है। 0 जब बहुत ज़्यादा एसिडिक कोई चीज़ होती है तो 0 होता है पीएच, और बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होती है, बेस होता है कोई, तो उसका पीएच होता है 14। और इनके बीच में जो पड़ता है 7, वो होता है न्यूट्रल पीएच। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पीएच स्केल में देख भी पा रहे हैं, तो 7 वाला न्यूट्रल होता है। तो 7 से कम, जितना हम कम जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस एसिडिक होता जाएगा, और 7 से जितना आगे हम जाते जाएंगे उतना ही कोई भी सब्सटेंस बेसिक होता जाएगा। ठीक है, ये आप समझिएगा। तो पीएच से हमारा मतलब क्या होता है, जो H+ आयन है उनकी कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, वो कितना है, उसी का मतलब हमारा पीएच से होता है। ठीक है, इसी तरह से POH भी होता है, जहाँ पर हम OH आयन्स के स्ट्रेंथ के बारे में ये बात करते हैं, लेकिन अभी हमें पीएच के बारे में ही बात करना है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कुछ कॉमन जो चीज़ें हैं उनका पीएच क्या होता है। इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि पीएच कितना होता है किस चीज़ का। ठीक है, और ये थोड़ा सा आपके एग्ज़ाम में MCQs वगैरह में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो 0 pH होता है HCl का, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ का एसिड होता है, इसलिए इसका pH 0 के आसपास होता है, काफ़ी कम होता है। जो हमारा स्टोमक है उसका pH 1 के आसपास होता है, उसका pH भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर एसिड्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं फूड के, तो इसलिए उसका pH इतना कम होता है। लेमन, हमें पता ही है लेमन हम सभी खाते हैं, तो लेमन का pH लगभग 2 के बराबर होता है। ठीक है, विनेगर जो सिरका होता है उसका pH 3 के आसपास होता है। वाइन का pH 4 के आसपास होता है। कॉफ़ी जो हम पीते हैं उसका pH 5 के आसपास होता है, मतलब वो भी एसिडिक ही होती है। मिल्क का pH 6 के आसपास होता है। ठीक है, जो प्योर मिल्क है। वाटर का pH 7 होता है, मतलब वाटर न्यूट्रल होता है। आप देखेंगे जो 7 वाले हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो वाटर यहाँ पर न्यूट्रल है क्योंकि उसका pH 7 है। ठीक है, जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा एल्केलाइन होता है, 8 के आसपास उसका जो है pH आता है। बेकिंग सोडा 9 के आसपास pH होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका pH 10 होता है, इसीलिए इसको एंटासिड की तरह भी यूज़ करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में।
अमोनिया, इसका pH 11 के आसपास होता है। जो सौंप यूज़ करते हैं हम, साबुन यूज़ करते हैं, उस सौंप का pH 12 के आसपास होता है। जो ब्लीच होती है, ब्लीचिंग के लिए यूज़ होती है, उसका pH 13 के अराउंड होता है। और जो ट्रेन क्लीनर होते हैं उनका pH होता है 11 के आसपास। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि pH किस चीज़ का कितना होता है। ठीक है, और pH का फॉर्मूला ये होता है pH इक्वल माइनस log H प्लस कंसनट्रेशन। ठीक है, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन लेते हैं हम और उसका माइनस लॉगरिथम लेते हैं। ठीक है, तो कंसनट्रेशन तो हम निकाल लेते हैं और लॉगरिथम की टेबल होती है, उससे हम ये वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये pH हमारे पास में आता है किसी भी चीज़ का। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ते हैं कि pH का हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इस वीडियो का। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो प्लांट और एनिमल होते हैं, क्या वो pH सेंसिटिव होते हैं? क्या उनकी बॉडी का भी कुछ pH से रिलेशन होता है? तो यस, होता है। हमारी बॉडी जो है वो pH रेंज 7 to 7.8 के बीच में वर्क करती है। ठीक है, और जो रेन होती है, अगर उसका pH 5.6 से कम है तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था वाटर का pH 7 होता है, लेकिन अगर रेन वाटर का pH 5.6 से कम हो जाए तो उसको एसिड रेन बोला जाता है, क्योंकि 7 से कम वाले को एसिडिक बोलते हैं ना, तो 5.6 से कम को एसिडिक रेन बोलते हैं। और एसिडिक रेन बहुत ही हार्मफुल होती है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि जो पानी होता है रेन का वो बहकर कहाँ जाता है, वो हमारा रिवर्स में, पॉन्ड्स में, सीज में जाता है। ठीक है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल में बहुत डिफिकल्टी होती है, इससे वो मर जाते हैं। अब देखते हैं pH इन और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने पढ़ा था हमारा जो स्टमक होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और स्टमक का pH क्या होता है, 1 के अराउंड होता है। तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और उसी एसिड की हेल्प से डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो वो एसिड क्या करता है, हमारे स्टमक को तो हार्म नहीं करता लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए, ठीक है, इंडाइजेशन की वजह से अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होता है, हमें इरिटेशन और पेन होने लगता है। ठीक है, एसिडिटी भी जिसको बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, अब एसिड को न्यूट्रल कैसे करेंगे, बेस की हेल्प से। हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी बेस का यूज़ करते हैं और उसी को क्या बोला जाता है, उसी को एंटासिड बोला जाता है। तो किसी एंटासिड का यूज़ करते हैं हम, किसी बेस का यूज़ करते हैं। और जनरली कौन सा बेस यूज़ किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। एक माइल्ड बेस होता है और जनरली इसका यूज़ किया जाता है जब हमें हमारे स्टमक में एसिड की वजह से इरिटेशन और पेन होने लगता है, तो उस में हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये आप याद रखिएगा नाम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ कहाँ होता है, एज ए एंटासिड यूज़ होता है इसका। ओके, अब हम पढ़ते हैं pH चेंज होने से हमारा टूथ डिके कैसे हो सकता है। ठीक है, जो pH चेंज होता है उसकी वजह से टूथ डिके भी हो सकता है। तो जो हमारे माउथ का pH है वो जनरली 5.5 से ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर pH 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है, हमारे जो टीथ का इनेमल है ना वो कोराइड होना शुरू हो जाता है, उसमें कोराइजन होना शुरू हो जाता है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। और pH कम कैसे होता है, बैक्टीरिया की वजह से। जो हम फूड खाते हैं उसके पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं, तो पार्टिकल्स में जो भी शुगर प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया है उस शुगर को क्या करते हैं, उस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं उससे, जिसकी वजह से हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है। और 5.5 से जैसे ही कम होता है हमारे माउथ का pH, उससे क्या होता है, जो हमारे टीथ का एनिमल है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि अच्छे से ब्रश करके ही सोए रात को भी, और खाना खाने के बाद माउथ को अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि जो रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स हैं उन्हीं की वजह से ही जो बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारे टीथ को हार्म कर सकते हैं। ठीक है, और आगे किस तरह से यूज़ होता है एसिड, pH का यूज़ जो एनिमल्स हैं या प्लांट हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी करते हैं। ठीक है, अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए भी उसका यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, जो बी स्टिंग होता है, जो मधुमक्खी होती है, जो उसका स्टिंग होता है, डंक होता है उसका, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जैसे ही वो लगता है तो उससे एक एसिड निकलता है, वो एसिड छोड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होता है। एकदम पेन होता है ना, जब भी एकदम से काट लेती है हमको, तो
तो इसी वजह से होता है क्योंकि बेस स्टिंग में एक एसिड होता है। ठीक है, अब इसको हमें कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन एसिड का कम करने न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, कोई ना कोई हम बेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम माइल्ड बेस बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं उसके पेन को कम करने के लिए, रिलीफ के लिए। ठीक है, उससे बचने के लिए, जो भी उससे पेन हो रहा है हमें, तो क्या कर सकते हैं हम, कोई भी एंटासिड ले सकते हैं जैसे बेकिंग सोडा। ठीक है, इसी तरह से जो नेटल लीव्स होती है वो भी मेथेनोइक एसिड छोड़ जाती है। जो नेटल प्लांट की लीव होती है वो जैसे ही हमारी बॉडी में लगती है तो उससे मेथेनोइक एसिड निकलता है जिससे हमें बर्निंग होती है। तो इससे भी बचने के लिए क्या किया जा सकता है, कोई एंटासिड का यूज़ किया जा सकता है, किसी बेस का यूज़ किया जा सकता है, जिससे हमारे जो बर्निंग सेंसेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज बेस की हेल्प से ही किया जा सकता है। तो देखा आपने पीएच हमारे एवरीडे लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करता है, क्या क्या रोल होता है पीएच का हमारे डेली लाइफ में। ये बहुत ही हमारे डेली लाइफ में इफ़ेक्ट डालता है, छोटी छोटी चीज़ों में पीएच का यूज़ होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हम आगे और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं सिर्फ वही नहीं, हम बाकी सॉल्ट्स के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ए सॉल्ट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन एनायन ऑफ एन एसिड एंड ए केटायन ऑफ ए बेस। ठीक है, एसिड का एनायन लेंगे, एनायन क्या होता है, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनायन बोलते हैं। ठीक है, और कैटायन क्या होते हैं, कैटायन होते हैं जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है उनको हम कैटायन बोलते हैं। तो जो हम एसिड से क्या लेंगे, एसिड से एनायन लेंगे और कैटायन लेंगे बेस से, और उसी से हमारा क्या बन जाता है, उसी से हमारा बन जाता है सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस को मिलाकर ही तो सॉल्ट बनता है। तो एसिड से लेते हैं एनायन यानी निगेटिव चार्ज वाला हमारा जो पार्ट है वो आता है हमारा एसिड से, और कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला आता है हमारा बेस से, और उन्हीं को मिलाकर क्या बन जाता है, हमारा सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो सॉल्ट के बारे में अब देख लेते हैं हम। ठीक है, सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट जो होते हैं एनायन से, हमारा एसिड से एनायन आता है और कैटायन आता है बेस से। ठीक है, हमें पता है एसिड और बेस को मिलाकर सॉल्ट बनते हैं। तो एसिड से हमारा एनायन आता है और बेस से हमारा कैटायन आता है, दोनों मिलकर कैटायन और एनायन मिलकर क्या बना देते हैं, हमारा सॉल्ट बना देते हैं। जैसे KCl, के पॉजिटिव Cl माइनस, इससे मिलकर ये बना है हमारा KCl। ठीक है, ये भी एक सॉल्ट का एग्जांपल है। NaNO3 ये भी सॉल्ट का एग्जांपल है। CaSO4 ये भी सॉल्ट का एग्जांपल है। ठीक है, साथ ही NaCl ये भी हमारा सॉल्ट का एग्जांपल है। NaCl में क्या होता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। ठीक है, तो Na पॉजिटिव हमारा कहाँ से आता है, ये हमारा आता है बेस से, और हमारा Cl माइनस कहाँ से आता है, ये हमारा एसिड से आता है, तब जाकर हमारा NaCl बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट क्या होती है, सॉल्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, सिर्फ कॉमन सॉल्ट ही सॉल्ट नहीं होता, बाकी सॉल्ट भी होते हैं और उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं सॉल्ट की तो हमारे सामने कॉमन सॉल्ट ही सबसे पहले माइंड में आता है और उसी की कैरेक्टरिस्टिक को हम सोचने लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक सॉल्ट्स की जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो जो सॉल्ट होते हैं वो मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। सॉल्ट होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, पानी में घुल जाते हैं जनरली। और जो सॉल्ट होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन है अगर, या फिर मॉल्टन स्टेट में है अगर वो अपनी, तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उनसे। ठीक है, सॉल्ट टेस्ट में सॉल्टी भी हो सकते हैं, सॉर भी हो सकते हैं, स्वीट भी हो सकते हैं और बिटर भी हो सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, उनका टेस्ट कुछ भी हो सकता है। सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड, ये कलरलेस भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी हो सकता है कोई कलर ना हो सकता है कि पिंक कलर हो सकता है कि ग्रीन कलर हो सकता है ब्लू कलर हो, अलग अलग कलर के हमारे सॉल्ट्स होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, तो सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। ठीक है, सभी तरह के सॉल्ट हो सकते हैं। अब ऐसा कैसा है, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए हो सकते हैं क्योंकि हमने जो टाइप ऑफ हमने एसिड और बेस में पढ़ा था टाइप में, तो हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग भी होते हैं एसिड और बेस भी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। ठीक है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं। तो उसी के बेस पर
जो सॉल्ट होते हैं हमारे, उसी के आधार पर ही उनको न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक और बेसिक सॉल्ट कहा जा सकता है, वे बनते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो फिर जो हमारा सॉल्ट है वो न्यूट्रल बनेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और हमने बेस ले लिया वीक, तो क्या होगा, हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग है ना एसिड, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। इसी तरह से अगर वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा उस टाइम पे हमारा। और वीक एसिड है और वीक बेस है तो हमारा फिर से न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, क्योंकि दोनों ही वीक है। अगर दोनों सेम है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, वरना जो सा स्ट्रॉन्ग है हमारा एसिड या बेस, उसी के बेस पर एसिडिक या बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा और आपको याद भी रहेगा। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर लिखे हैं इनके, जैसे देख सकते हैं HCl और NaOH। HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस हैं, तो न्यूट्रल हमारा सॉल्ट बना है NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने HCl ले लिया और वीक बेस ले लिया Na4OH। ठीक है, तो हमारा एसिडिक सॉल्ट बना क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था। अब वीक एसिड लिया हमने CH3COOH, एसिडिक एसिड ले लिया, और NaOH ले लिया हमने स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा CH3COONA, हमारा बेसिक सॉल्ट है ये। ठीक है, अब हमने वीक एसिड ले लिया और वीक ही बेस ले लिया, तो हमारा जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि दोनों ही वीक थे। अब आगे बढ़ते हैं और कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो हम खाते हैं डेली अपने खाने में डालकर, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम होता है, सोडियम क्लोराइड। Na से सोडियम आता है, Cl से क्लोराइड आता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन ये सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। दोनों ही नाम आप याद रखिएगा। जो pH है इसका वो क्या होता है, pH अबाउट 7 होता है। 7 क्योंकि हमने पढ़ा था ना, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल सॉल्ट में आता है, तो इसलिए इसका pH भी 7 के अबाउट ही होता है। और हमें पता ही है ये हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, अपने खाने का टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। बनता कैसे, HCl और NaOH को हम मिलाते हैं तो NaCl हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं और हम यूज़ पढ़ते हैं कॉमन सॉल्ट के। कॉमन सॉल्ट का खाने के अलावा भी बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। अलग अलग कंपाउंड इससे हम बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग केमिकल इससे हम बना सकते हैं। तो क्या क्या बनता है इससे, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो वॉशिंग सोडा होता है हमारा, वॉशिंग सोडा जिससे वॉशिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने में यूज़ होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है, इससे क्लोरीन गैस भी बनती है, और सोडियम मेटल भी इससे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट से इतनी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। और साथ ही इसका यूज़ सॉप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए भी होता है कॉमन सॉल्ट का यूज़। तो देखिए कितने सारे यूजेस होते हैं, इसलिए भी इसको कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, अब एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो किसमें क्या किया जाता है, NaCl को लिया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, NaCl को हम एक्वस सॉल्यूशन में लेंगे और उससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। ठीक है, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, उसको हम ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जिससे डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, NaCl लिया हमने, H2O लिया, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है हमारे पास, तो हमारे पास क्या बना, NaOH बन जाता है, साथ में Cl2 क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से बड़ा फेमस है। ऐसा क्यों है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से ये क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर Cl क्लोरीन बनती है और साथ में एल्कली NaOH बनता है। ठीक है, इसी से इसका नाम आया है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये नाम से भी आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये आप ध्यान रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके यूज़ पढ़ लेते हैं हम, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है ये।
ठीक है। तो इसका यूज़ होता है सॉप या डिटर्जेंट बनाने के लिए। जो सॉप यूज़ करते हैं हम, साबुन यूज़ करते हैं, और जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं हम लोग कपड़े धोने के लिए, उनमें इनका यूज़ होता है। साथ ही आर्टिफिशियल टेक्सटाइल बनाने, फाइबर बनाने में भी यूज़ होता है, जैसे रेयन। रेयन को क्या आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। तो इस तरह के कपड़े वाले फाइबर बनाने के लिए भी यूज़ होता है इसका। साथ ही पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ होता है। जो पेपर बनता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसको बनाने में भी इसका यूज़ होता है। साथ ही डिग्रीसिंग ऑफ मेटल में, ऑयल रिफाइनिंग में, और डाइज वगैरह, ब्लीचेस वगैरह बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। तो देखिए हमारे लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। ठीक है, ये क्या होता है? जो क्लोरीन गैस हमारे कास्टिक सोडा वाले प्रोसेस में निकली थी ना, उस क्लोरीन गैस का यूज़ करके इसका प्रोडक्शन किया जाता है। हम लेते हैं यहाँ पे CaOH का हॉट राइस, ये हमने यहाँ पर बेस ले लिया और साथ में क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन जाता है, CaOCl2। ठीक है, साथ में वाटर निकलता है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, CaOCl2। ठीक है, ये कॉमन नेम से ही हमारे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है? ये ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है। जो कॉटन लिनेन होता है ना, उसको कपड़ों को ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है। साथ ही वुड पल्प को, जो पेपर बनाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है? जो वुड पल्प होता है उसको भी ब्लीच किया जाता है, तो उसके भी ये यूज़ होता है। साथ ही कपड़ों को वॉश करने के लिए, ब्लीचिंग के लिए भी लॉन्ड्री में इसका यूज़ होता है। साथ ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और साथ ही इसका ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने में भी यूज़ होता है। ड्रिंकिंग वाटर को भी ये साफ़ करता है, जर्म फ्री करता है। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा आपने नाम सुना होगा, घरों में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो उसका केमिकल नेम क्या होता है? सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं इसको, ये भी आप याद रखिए। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि हमारे घर में जो कॉमन पाया जाता है वो पाउडर की फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है टेस्ट में। ठीक है, बनता कैसे है? NaCl लेते हैं हम, साथ में अमोनिया गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। इन सब की रिएक्शन कराई जाती है, तो हमारे पास में बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। ठीक है, और साथ में बनता है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ठीक है, ये साथ में बन जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, और इसके यूजेस अब हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, यूज़ देख लेते हैं इसके क्या क्या यूज़ होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का ही यूज़ होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। कैसे बनता है? क्या करते हैं हम? बेकिंग सोडा में कुछ ईडेबल एसिड को मिला देते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेकिंग सोडा में जब हम कोई माइल्ड इडेबल एसिड मिला देते हैं, जिसको हम खा सकते हैं, कोई ऐसा एसिड मिलाते हैं माइल्ड यानी कम स्ट्रेंथ वाला, तो फिर हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। और ये यूज़ कैसे होता है? जब इसको मिक्स किया जाता है और हीट किया जाता है, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही जो ब्रेड और केक है वो रेज होते हैं, वो फूल जाते हैं और वो सॉफ्ट और स्पंजी बनते हैं। ठीक है, स्पंजी से होते हैं ना, आपने देखा होगा केक भी स्पंजी होता है, ब्रेड भी स्पंजी होता है। वो जो होल्स होते हैं उसमें, वो किस वजह से आते हैं? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली होती है वहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। साथ ही इसका यूज़ होता है एंटासिड की तरह भी। ठीक है, एंटासिड बनाने के लिए हमने पढ़ा था ना पीछे, जो हमारे बॉडी में एसिड ज़्यादा हो जाता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है किसी तरह से, जब इंडाइजेशन होता है, तो क्या करते हैं हम? एंटासिड लेते हैं। ठीक है, उसको एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है एंटासिड को बनाने के लिए। ठीक है, आपको याद आया होगा कि हमने वहाँ पर एंटासिड पढ़ा था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये भी एक एंटासिड होता है।
साथ ही बेकिंग सोडा का यूज़ होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है बेकिंग सोडा का। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। अब पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा जो कपड़ों को धोने के लिए यूज़ होता है, तो इसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसको कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है और उसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, वॉशिंग सोडा बन जाता है। और ये क्या है, ये एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, अलग अलग टाइप के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी होते हैं, बेसिक सॉल्ट भी होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट भी होते हैं। तो जो वॉशिंग सोडा होता है वो बेसिक सॉल्ट होता है। बनेगा कैसे, इक्वेशन आप देख सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। उसको हमने हीट किया, तो हीट करने पे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, वाटर बना और Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बना, ठीक है। तो इसी को सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है, वॉशिंग सोडा बोला जाता है। इसके साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे क्या होता है उस टर्म को अभी आगे। तो सबसे पहले हम यूज़ देख लेते हैं, वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। साथ ही ये सोडियम कंपाउंड जैसे बोरेक्स, इनको बनाने के लिए भी यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। रोज़मर्रा की चीज़ों में हम साफ़ सफाई में करते हैं ना वॉशिंग सोडा का यूज़, ठीक है। साथ ही इसको परमानेंट हार्डनेस को वाटर की रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो परमानेंट हार्ड होता है ना वाटर, उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ये क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, ये बनता है ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हीट किया जाता है 373 केल्विन पर। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है, इससे वाटर जो होता है वो लॉस हो जाता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। हेमीहाइड्रेट का मतलब है हाफ H2O, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। ये किसका फॉर्मूला हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम वापस जिप्सम भी बना सकते हैं। कैसे जिप्सम हम वापस बना सकते हैं, इसमें हम वाटर मिक्स कर देंगे तो हमारा जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। प्रोसेस आपको समझ में आया। जिप्सम को हम क्या करेंगे, जिप्सम को हीट करेंगे तो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जिप्सम को हीट करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, CaSO4 × 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 × हाफ H2O, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस कौन सा है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड है इसके साथ में, उन्हीं का ये डिफरेंस है। तो इसी को हम, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं ना किसी भी कंपाउंड के साथ में, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जैसे कुछ सॉल्ट होते हैं, जैसे हमने यहीं पर देखा है, तो ये क्या होते हैं, कुछ प्रोपोर्शन ऑफ वाटर के साथ में कंबाइन होते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो इसी वाटर को क्या बोलते हैं हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, हाफ है, जबकि जिप्सम में कितना है, 2 है, ठीक है। इस तरह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम समझ सकते हैं। अब हम एक तरह से इनको कंबाइन रूप में पढ़ लेते हैं, हमने अभी तक क्या क्या सीखा है, ठीक है। हमने कॉमन सोल्ट से बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं बनानी, कैसे बनाई जाती हैं, तो उसको एक बार सम अप कर लेते हैं इस टेबल के थ्रू, ठीक है। और साथ में उनका यूज़ भी देख लेंगे क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमने कॉमन सॉल्ट से क्या बनाया था, कास्टिक सोडा बनाया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है और NaOH होता है इसका फॉर्मूला। यूज़ कहाँ होता है, सॉप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर और आर्टिफिशियल फाइबर जैसे रेयॉन, इनका बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा, ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये हाइड्रोजन कर लेना आप, NaHCO3 ये इसका फॉर्मूला होता है। यूज़ कहाँ होता है इसका, बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटासिड की तरह भी यूज़ होता है और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इसका यूज़ होता है। और ये कुकिंग प्रोसेस को भी फास्ट कर देता है। आपने देखा होगा जब छोले वगैरह उबाले जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया जाता है, उससे क्या होता है, बेकिंग सोडा डालने से जो वो छोले होते हैं वो जल्दी उबल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुकिंग को फास्ट करने में भी ये हेल्प करता है। अब वॉशिंग सोडा, ये क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 और साथ में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर है, ठीक है।
अब इसका यूज़ कहाँ होता है, बोरेक्स में इसका यूज़ होता है, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, साथ ही क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ होता है, और वाटर की परमानेंस हार्डनेस को मिटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2। इसका यूज़ कहाँ होता है, इसको ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने में भी यूज़ किया जाता है, कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है, साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका अच्छे से यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पर्पज़ के लिए। तो ये हमने सारी चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं जो भी कॉमन सोर्स से बनाई जाती हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब ये चैप्टर हो चुका है आपका कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिएगा, और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, और नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।